नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी और कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूचियां जारी कर दी है। जहां एक तरफ भाजपा के द्वारा 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। अब कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। लेकिन आज विशेष चर्चा करेंगे बीजेपी को लेकर। जो बीजेपी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, फिलहाल उस बीजेपी के खस्ता हाल हरियाणा प्रदेश में हो चुके हैं। क्योंकि जब पहली सूची भाजपा ने जारी की तो उसके साथ ही बीजेपी में बगावत भी शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक इस्तीफों की जो बारिश हुई, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, बीजेपी को अंदर तक गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। और ऐसे में आज चर्चा करेंगे उन्हीं विधानसभा सीटों को लेकर जिनके ऊपर बीजेपी के अंदर खुली बगावत देखने को मिली। बीजेपी के नेता बीजेपी को ठुकरा गए, बीजेपी से इस्तीफा देकर अब निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के प्रयासों में हैं। यानी कि बीजेपी के नेता ही अब बीजेपी को मात देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के सामने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर आपके साथ विशेष चर्चा करेंगे जहां अब भाजपा का बेड़ा गर्क होना तय हो चुका है, जहां बीजेपी कहीं ना कहीं अब उस डूबती जहाज में सवार है जो कुछ समय बाद ही पूरी तरीके से पानी में समा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे हिसार विधानसभा सीट से, जहां पर एक बार फिर कमल गुप्ता को भाजपा ने टिकट देने का काम किया। लेकिन यहां पर चर्चाएं थी कि सावित्री जिंदल भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही है। और ऐसे में अगर सावित्री जिंदल को बीजेपी टिकट देने का काम करती है तो उनसे मजबूत कोई भी कैंडिडेट आज के दिन हिसार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास नहीं होगा और वो सीट निकालने का भी काम कर सकती है। लेकिन तमाम चर्चाओं पर, तमाम संभावनाओं पर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया और कमल गुप्ता को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि कमल गुप्ता को टिकट देने से पहले बीजेपी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कमल गुप्ता के फिलहाल हिसार विधानसभा सीट पर जबरदस्त बगावत है, जबरदस्त विरोध है और लोग कहीं ना कहीं, जनता कहीं ना कहीं, वोटर्स कमल गुप्ता से अच्छे खासे नाराज हैं, खफा हैं। और यही कारण है कि अब सावित्री जिंदल ने चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर दिया है, चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है। सावित्री जिंदल जिनकी हिसार पैतृक सीट रही है, जहां से उनके पति ओपी जिंदल भी विधायक रह चुके और कहीं ना कहीं उन्होंने भी यहां से चुनाव लड़ा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सावित्री जिंदल ने अपने समर्थकों की बैठक में यह फैसला ले लिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन अब तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या फिर कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की तरफ भी इशारा कर दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बड़े भाई हैं। तमाम राजनीतिक दांवपेच, तमाम जो है सियासी समीकरण हुड्डा ने ही उनको सिखाए हैं, किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना है। तमाम राजनीतिक गुर भी हुड्डा ने ही उनको सिखाए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सावित्री जिंदल का यह इशारा राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ कि सावित्री जिंदल अगर कांग्रेस की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी का खेल बिगड़ना तय है। और सावित्री जिंदल ही नहीं बल्कि हिसार से कमल गुप्ता को टिकट मिलने के बाद एक और नेता तरुण जैन ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगली सीट की बात की जाए, रानिया में बीजेपी ने शीशपाल कंबोज को टिकट देकर चुनावी मैदान में तो उतार दिया, लेकिन यहां पर रणजीत चौटाला की खुली बगावत का सामना अब बीजेपी को करना पड़ रहा है। रणजीत चौटाला जो कि 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, निर्दलीय कोटे से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री भी रहे और जब गठबंधन टूटा और नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने तो नायब कैबिनेट के भी मंत्री पद पर रहे हैं, मंत्री पद के सदस्य रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला को लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पार्टी ज्वाइन करवाकर हिसार लोकसभा से टिकट देने का काम किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जनता ने भी कुछ
खास समर्थन नहीं दिया और नतीजा यह रहा कि रणजीत चौटाला लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद से लगातार रणजीत चौटाला रानिया से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे और भाजपा से टिकट की भी मांग कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने रणजीत चौटाला की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रणजीत चौटाला को नजरअंदाज कर दिया और अब रणजीत चौटाला मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी पकड़ चुके हैं। यानी कि रणजीत चौटाला ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, वो मंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन रानिया को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, रानिया से चुनाव लड़ेंगे। और एक बार फिर जीत का दावा रणजीत चौटाला ने ठोक दिया है। यानी कि रानिया सीट के ऊपर भी अब बीजेपी का खेल बिगड़ना तय हो चुका है। रतिया सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के अंदर खुली बगावत देखने को मिली। जब बीजेपी ने सिरसा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को खुश करने के लिए रतिया से विधानसभा चुनाव में उतार दिया और यहां से 2019 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी नेता लक्ष्मण नापा की टिकट काटी, तो इससे लक्ष्मण नापा अच्छे खासे आहत हुए, नाराज हुए और नाराजगी अचानक इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह रहेगी कि लक्ष्मण नापा आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या निर्दलीय चुनाव भी लक्ष्मण नापा लड़ सकते हैं, इस बात पर फिलहाल संशय बना हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि लक्ष्मण नापा के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी को रतिया सीट के ऊपर बड़ा झटका लगा है और बीजेपी का खेल बिगाड़ने में लक्ष्मण नापा का इस बार अहम रोल होने वाला है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि लक्ष्मण नापा, जिन्होंने 2019 में रतिया सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालने का काम किया था, अब वही लक्ष्मण नापा बीजेपी की हार का कारण भी इस सीट पर बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे रादौर सीट की। रादौर सीट के ऊपर भी तगड़ी बगावत देखने को मिली। यहां से पूर्व में मंत्री रहे और बीजेपी के एससी मोर्चा के बड़े नेता और कहीं ना कहीं बीजेपी के पूर्व में मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, तमाम पदों से जो अपने आप को अलग कर लिया और कहीं ना कहीं नाराजगी इस कदर बढ़ी कि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन वो माने नहीं। अब ऐसे में चर्चाएं चल रही हैं कि कर्णदेव कंबोज को खुश करना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, अन्यथा कर्णदेव कंबोज जो है बड़े वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं और उसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि अब रादौर सीट पर कुछ समय पहले ही इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए श्याम सिंह राणा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी या तो रादौर की टिकट बदल सकती है या फिर कर्णदेव कंबोज को इंद्री से टिकट देने का काम कर सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चा यह भी चल रही है कि अगर इंद्री से रामकुमार कश्यप की टिकट काटी जाती है तो वहां पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं इसी कारण बीजेपी बीच मझधार फंसी हुई है कि कर्णदेव कंबोज को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाए। हालांकि कर्णदेव कंबोज को नाराज भी नहीं छोड़ा जा सकता, कर्णदेव कंबोज को भाजपा से अलग भी नहीं रखा जा सकता है, यह बात बीजेपी भली भांति समझ चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कर्णदेव कंबोज नहीं मानते हैं और वो भी किसी अन्य दल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्णदेव कंबोज सिर्फ रादौर ही नहीं बल्कि आसपास लगती अन्य कई सीटों के ऊपर बीजेपी को बड़ा झटका देने का काम करेंगे और बीजेपी यहां पर हार का मुंह देखने पर मजबूर हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे बरवाला सीट की। बरवाला सीट के ऊपर 2019 में जेजेपी ने जीत दर्ज की, जोगीराम सिहाग ने, लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया। बीजेपी ने इस बार रणबीर गंगवा, जो कि 2019 में नलवा से विधायक बने थे, उनको सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव आने के चलते शिफ्ट कर दिया गया। नलवा सीट से रणबीर गंगवा को बरवाला भेज दिया गया, बरवाला से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन रणबीर गंगवा के बरवाला आने के बाद यहां पर भी भाजपा के अंदर खुली बगावत देखने को मिली। चाहे बात पूर्व प्रत्याशी की ही क्यों ना हो, खुलकर नहीं बल्कि सुरेंद्र पूनिया अंदर खाते जरूर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि संगठन के व्यक्ति हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुलकर नहीं भी बोलें, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा को किसी भी सूरत में बरवाला सीट से जीतने नहीं देंगे, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। लेकिन बात की जाए भाजपा जिला सचिव और पार्षद महंत दर्शन गिरी महाराज की, तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद, बीजेपी छोड़ने के बाद दर्शन गिरी महाराज भी
यह ऐलान कर चुके हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और किसी भी सूरत में यहां से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे, बीजेपी को जीत दर्ज नहीं करने देंगे। हालांकि टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट ना मिलने के चलते नाराजगी बढ़ी और नाराजगी का नतीजा यह निकला कि उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा को भी पसीने छूटे हुए हैं कि अब विधानसभा भी चेंज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। बारडा की बात की जाए तो यहां पर पूर्व विधायक और फिलहाल बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांझी की टिकट काट के सुखविंदर सिवराण की टिकट काटकर उमेद पातेवास को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन उसके ठीक बाद खुद सुखविंदर सिवराण ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए अपने आप को अलग कर लिया। तो साथ ही बीजेपी के किसान मोर्चा के ही जिला अध्यक्ष भल्लेराम ने भी इस्तीफा देकर पार्टी से दूरी बना ली। ऐसे में कहीं ना कहीं उमेद पातेवास से बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो रूठे हैं उनको मना लेंगे और कहीं ना कहीं उसका कोई प्रभाव चुनाव के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो बीजेपी के साथ अवश्य आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है तो उसका खामियाजा बीजेपी को इस सीट पर भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि उमेद पातेवास एक मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के लिए बारडा सीट पर साबित हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी बगावत है और जो बगावत अब खुले तौर पर बीजेपी के सामने आ चुकी है, उसका नुकसान भी बीजेपी को यहां पर भुगतना पड़ सकता है। बात की जाए अटेली विधानसभा सीट की, अहिरवाल क्षेत्र की अहम सीट जहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने इस बार अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया। यानी कि 2014 से प्रयासरत राव इंद्रजीत को अपनी बेटी के लिए इस बार भाजपा की तरफ से अटेली सीट पर टिकट मिल चुका है। बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी बनाकर आरती राव को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन यहां पर भी आरती राव को टिकट मिलने के बाद जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और बगावत देखने को मिल रही है। बगावती सूर इस कदर कि यहां पर जनता में भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि अटेली हलका इस बार किसी भी बाहरी उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके साथ ही आरती राव को टिकट मिलने के बाद जो अन्य टिकट के प्रबल दावेदार थे, जो क्षेत्रीय स्थानीय नेता थे, जिसमें कुलदीप यादव की बात हो या फिर विजेश यादव की बात हो, महिला नेत्री रही हैं और वो युवा नेता हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ने ही कुछ हद तक मन बना लिया है कि वो चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, परंतु दोनों ही नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर आ सकते हैं और इसका सीधा तौर पर नुकसान राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को उठाना पड़ेगा। हालांकि आरती राव की जबरदस्त बगावत भी क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि तमाम नेता चाहते हैं कि आरती राव को किसी भी सूरत में चुनाव न जीतने दिया जाए, ताकि राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति पर यही पूर्ण विराम लग सके और उनकी बेटी एक सफल राजनीतिक ना बन सके, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। और जब आरती राव चुनाव हार जाएंगे तो यहां पर अहिरवाल क्षेत्र के जो अन्य नेता हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह को अब पूरी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी अपनी बेटी को जिताने के लिए। लेकिन वो चुनाव जीतें या फिर हारे, ये कहीं ना कहीं जनता के मूड पर और जो स्थानीय नेता जिस तरीके से उनका साथ देते हैं या फिर बगावत करते हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल के समीकरणों को देखते हुए ये लगभग माना जा रहा है कि आरती राव शायद ही अटेली सीट निकाल पाए। इसके बाद बात की जाए उकलाना सीट की। उकलाना सीट पर अनूप धानक को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। टिकट वितरण से 2 रोज पहले ही अनूप धानक भाजपा में शामिल हुए थे जेजेपी को छोड़कर, और ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 में जेजेपी से चुनाव जीतकर अनूप धानक विधायक भी बने और जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन था तो उस समय मंत्री भी बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पार्टी को जरूरत थी तो उस मौके पर अनूप धानक ने जेजेपी को छोड़ दिया, दुष्यंत चौटाला को बीच मझधार फंसा दिया और खुद बीजेपी में आ गए। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन जो नेता यहां पर बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, जो यहां पर बीजेपी के कैडर से संबंधित लोग थे, उन्होंने बगावत कर दी। बात चाहे सीमा गैबीपुर की हो या फिर शमशेर गिल की, दोनों ही नेता बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। सीमा गैबीपुर पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी भी रही है और शमशेर गिल भी इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन दोनों ही नेताओं को टिकट नहीं मिली और नाराजगी के चलते दोनों ही नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी को छोड़ दिया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अनूप धानक को बीजेपी ने टिकट जरूर दी है, लेकिन वो इस बगावत के बीच वो
अपनी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बगावत देखने को मिल रही है, जो खिलाफत देखने को मिल रही है, उसके बीच कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए महम की। महम में शमशेर खरखड़ा जो लगातार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार शमशेर की टिकट काटकर बीजेपी ने दीपक हुड्डा, खिलाड़ी कोटे से दीपक हुड्डा को चुनावी मैदान में उतार दिया, जो कि कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको चुनावी मैदान में उतारने के बाद शमशेर खरखड़ा की बगावत देखने को मिली। शमशेर खरखड़ा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक करके यह ऐलान कर दिया कि वो अपने गांव में एक बड़ी पंचायत करेंगे और पंचायत के बाद फैसला लेंगे और शायद ही अपनी पत्नी राधा अहलावत को निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा, जिनका पाला बड़े बड़े धुरंधरों से पड़ा है, दीपक हुड्डा जो खिलाड़ी जरूर रहे लेकिन राजनीतिक जो रणभूमि है उनके लिए नई है, सियासत उनके लिए नई है, राजनीतिक पैतरे दांवपेच उनके लिए नए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो धुरंधर हैं उनसे कैसे मुकाबला लेंगे, ये एक बड़ी चुनौती दीपक हुड्डा के सामने बनी हुई थी। लेकिन इससे अलग भी शमशेर खरखड़ा भी दीपक हुड्डा पर एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि शमशेर खरखड़ा टिकट कटने के बाद बगावती हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं और अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने का मन बनाने वाले हैं। ऐसे में आज फैसला हो जाएगा कि शमशेर खरखड़ा क्या कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन जरूर ही यह फैसला होने वाला है कि वो अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेंगे। और ऐसे में बीजेपी के लिए एक बार फिर महम की सीट फंस सकती है। बीजेपी जो यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है उसको एक बार फिर 5 साल के लिए सब्र करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर शमशेर खरखड़ा निर्दलीय तौर पर अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो ऐसे में मुकाबला बड़ा रोमांचक होगा और बीजेपी का शायद ही कहीं नंबर पड़ पाए। ऐसे में बात करेंगे सफीदो सीट की। सफीदो सीट के ऊपर भी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपने कैडर के नेताओं को नजरअंदाज कर दिया, अपने कैडर के नेताओं को ठुकरा दिया और यहां पर रामकुमार गौतम जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, जेजेपी छोड़कर, जेजेपी के नारनौद से विधायक रहे हैं, उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी ने यहां से रामकुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस के जो नेता और 2019 में विधायक बने थे सुभाष गांगुली को तोहफा दे दिया है और एक बार फिर सुभाष गांगुली चुनावी मैदान में उतरकर फतेह हासिल कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम के भी हौसले बुलंद हैं, वो भी सोच रहे हैं कि वो यहां से विधायक बन सकते हैं। लेकिन उनके इस सपने पर पानी फेरने का काम पूर्व में मंत्री रहे बच्चन सिंह आर्य और पूर्व विधायक जसबीर देसवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतर सकते हैं। दोनों ही नेताओं का अच्छा खासा रसूख सफीदो क्षेत्र में है, सफीदो विधानसभा सीट पर है, सफीदो हलके में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम की मुसीबत बढ़ने वाली है और रामकुमार गौतम को इस बार चुनावी मैदान में हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। जिस तरीके से बीजेपी के दोनों बड़े नेता सफीदो हलके में बागी हो चुके हैं, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पदों से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से किनारा कर लिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम के लिए सफीदों में चुनावी मैदान फतेह करना आसान नहीं रहने वाला है। बात की जाए गुड़गांव विधानसभा सीट की, तो गुड़गांव में मुकेश शर्मा को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन इसके बाद भाजपा उपाध्यक्ष जीएल शर्मा और उसके साथ ही मीडिया प्रभारी गजेंद्र गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जीएल शर्मा भी बीजेपी के बड़े नेता गुड़गांव सीट पर माने जाते हैं और साथ ही अन्य भी कई पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा बोल दिया। तो इसके साथ ही टिकट के एक और प्रबल दावेदार नवीन गोयल, जिनको लेकर माना जा रहा था कि टिकट लगभग कंफर्म कर दी गई है, इनको चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नवीन गोयल को भी टिकट कटने का बड़ा झटका लगा और उन्होंने अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है, पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में कहना है कि गुड़गांव सीट जो पिछली बार भाजपा की झोली में गई थी, बीजेपी के खाते में गई थी, वो सीट इस बार बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, क्योंकि यहां पर अब बीजेपी के नेता ही बागी हो चुके हैं, एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं और निर्दलीय तौर पर भी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे बेरी हलके की, जहां पर बीजेपी ने चंद दिन पहले ही जेजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संजय कबलाना को चुनावी मैदान में उतार दिया। उनके सामने कांग्रेस के 6 बार के विधायक डॉक्टर रघुवीर काद्यान है, लेकिन यहां पर जो टिकट के प्रबल दावेदार भाजपा के थे वो अमित अहलावत अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। समर्थकों की पंचायत के बीच, समर्थकों की बैठक के बीच उन्होंने सबसे राय ली कि क्या कुछ करना चाहिए और ऐसे में कहीं ना कहीं अब
अमित अहलावत पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर बेरी की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी जो है एक बार फिर धूल फाकती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर बीजेपी के नेता ही अपने प्रत्याशी का विरोध करके और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे तो स्पष्ट है, जाहिर है कि भाजपा का वोट बैंक बटेगा और कांग्रेस एक बार फिर बाजी मार जाएगी। बात करें कोसली हलके की, कोसली जो कि अहिरवाल क्षेत्र का हिस्सा है और अहम जो है विधानसभा सीट मानी जाती है, यहां पर कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज करके और कई बड़े खेमों को नजरअंदाज करके बीजेपी ने अनिल डहीना को टिकट दे दी। हालांकि अनिल डहीना को लेकर यह माना जाता रहा है कि उनका नाम कहीं चर्चा में भी नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी ने बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए सभी प्रत्याशियों को नजरअंदाज कर, सभी दावेदारों को नजरअंदाज कर अनिल डहीना को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन अब चर्चा है कि जिस तरीके से कोसली सीट पर भी बगावत देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता बागी हो चुके हैं, जिस तरीके से भाजपा के नेता सुनील राव ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया, तो उसके बाद माना जा रहा है कि कोसली सीट पर परिवर्तन किया जा सकता है और यहां पर टिकट भी बदली जा सकती है। हालांकि यह फैसला बीजेपी को करना है कि वो टिकट बदलते हैं या फिर नहीं बदलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं बदलती तो इसका खामियाजा सीधे तौर पर कोसली सीट पर उठाना पड़ेगा। और तमाम राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि अनिल डहीना वो मुकाबला नहीं कर सकते जो मुकाबला पिछले चुनाव में लक्ष्मण यादव ने किया और जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कोसली सीट इस बार बीजेपी के खाते से निकल सकती है। अगर कांग्रेस से जगदीश यादव चुनावी मैदान में उतरे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरफा जीत कोसली सीट पर दर्ज कर सकती है और बीजेपी को एक बड़ा झटका अहिरवाल में पहली सीट के रूप में कोसली सीट निकलने के बाद ही लगने वाला है। इसके बाद बात करें रेवाड़ी सीट की, रेवाड़ी सीट पर भी बड़ा घमासान देखने को मिला। टिकट को लेकर तगड़ा जो है वाद विवाद चल रहा था, लेकिन यहां पर बीजेपी ने लक्ष्मण यादव जो 2019 में कोसली से विधायक बने थे उनको चुनावी मैदान में उतार दिया और कहीं ना कहीं पूरे मामले को ही खत्म करने का प्रयास जरूर किया। लेकिन लक्ष्मण यादव को टिकट मिलने के बाद बीजेपी ने जो सोचा नहीं था वो हो गया और रेवाड़ी सीट के जो बीजेपी के नेता थे वो बगावत कर बैठे। दो नेता चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें पहला नाम बीजेपी के बड़े नेता सतीश खोड़ा का और दूसरा नाम युवा नेता सनी यादव का है। हालांकि अब सबकी नजर रणधीर कापड़ीवास पर भी है, जिन्होंने 2019 में भी टिकट कटने के बाद बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और यहां से कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बार फिर वही 2019 का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मण यादव कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में जरूर उतर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत का खिलाफत का सामना भी करना पड़ेगा और जो वोट बैंक बटेगा उसके बाद दोबारा यहां पर चिरंजीव राव और कांग्रेस जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात यह भी है कि रणधीर कापड़ीवास की तरफ से अब तक कोई भी बड़ा बयान या फिर कोई चर्चा देखने को नहीं मिली है। रणधीर कापड़ीवास क्या कुछ कदम उठाएंगे इस पर भी सबकी नजर है और अगर रणधीर कापड़ीवास 2019 की तरह एक बार फिर चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरते हैं तो फिर बीजेपी का रेवाड़ी सीट पर जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसराना सीट की बात करेंगे तो यहां पर भी कृष्णलाल पवार को एक बार फिर बीजेपी ने टिकट देने का काम किया, लेकिन तीसरी बार इन्हें ही टिकट मिलने के बाद बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी को छोड़ दिया। सबसे प्रमुख नाम यहां पर सत्यवान सेहरा की पत्नी आशु सेहरा का है, जो महिला भाजपा की पानीपत की जिला अध्यक्ष थी। उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं पार्टी की खिलाफत भी कर दी, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली, उनके पति को बीजेपी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा। इसके बाद समालखा की बात की जाए, मनमोहन भड़ाना जो कि पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे हैं, यहां पर परिवारवाद भी भाजपा का देखने को मिला। तो साथ ही अब माना जा रहा है कि जो शशिकांत कौशिक 2 बार चुनाव लड़ चुके और दोनों बार उनको हार मिली थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शशिकांत कौशिक बड़ा फैसला कर सकते हैं। उन्होंने भी बड़ी पंचायत बुलाई, समर्थकों के बीच बातचीत करके, राय मशवरा करके कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और निर्दलीय अगर चुनावी मैदान में उतरे तो मनमोहन भड़ाना का जीत पाना मुश्किल है और एक बार फिर धर्म सिंह छोकर इस सीट से चुनावी जीत दर्ज कर सकते हैं। मुलाना रिजर्व सीट की बात की जाए तो यहां पर संतोष सरवण को एक बार फिर मौका मिल चुका है। हालांकि 2019 में संतोष सरवण की टिकट कटी और यहां पर बीजेपी ने
पूर्व विधायक राजबीर बराड़ा को मौका दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए और 2019 में मुलाना सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने राजबीर बराड़ा की टिकट काटी और 2014 में बीजेपी विधायक रही संतोष सरवण को फिर चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। हालांकि माना जा रहा है कि अब राजबीर बराड़ा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं, फैसला ले चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान अब संतोष सरवण को होने जा रहा है और यह सीट फिर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे थानेसर की, जहां पर सुभाष सुधा को एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि तीसरी बार सुभाष सुधा को थानेसर से भाजपा ने टिकट देने का काम किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेता टिकट की आस में थे, टिकट की दौड़ में शामिल थे और प्रबल दावेदार भी थे, वो बागी हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जय भगवान शर्मा डीडी का और दूसरा नाम कृष्ण लाल बजाज का है। दोनों ही नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नायब सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे सुभाष सुधा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ ही नहीं सकती बल्कि समीकरण भी अब यहां पर कांग्रेस के फेवर में जा सकते हैं। पिहोवा सीट की बात की जाए तो सरदार कमलजीत सिंह अजराना को टिकट देकर यहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। अजराना को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पिहोवा की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि बीजेपी के नेता नहीं बल्कि पदाधिकारियों ने ही बीजेपी कैंडिडेट का बहिष्कार कर दिया और यह कह दिया कि अगर पार्टी जल्द ही यहां पर सरदार कमलजीत सिंह अजराना को बदलकर नया चेहरा नहीं उतारती तो वो पार्टी को छोड़ देंगे, पार्टी से बगावत करेंगे और चुनाव के अंदर पार्टी का साथ देने की बजाय किसी अन्य नेता का, किसी अन्य पार्टी का साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं पिहोवा सीट पर भी भाजपा बुरी तरीके से फंस चुकी है और बगावत का शिकार हो चुकी है। इसके बाद बात करें 20वीं सीट गढ़ी सांपला किलोई की, जहां पर बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा को उतारने का काम किया है। महिला नेत्री और हुड्डा गोत्र से ही संबंधित हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर कृष्ण मूर्ति हुड्डा, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उनको मौका भाजपा ने नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिली, टिकट कटी बीजेपी में भी और पहले कांग्रेस में भी टिकट लगातार कटती रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है और वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में गढ़ी सांपला किलोई सीट से उतर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जीतना ना जीतना यह समय पर निर्भर करेगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी को जरूर हरा देंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है। सोहना सीट पर तेजपाल तंवर को एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। 2019 में इनकी टिकट कटी और यहां पर संजय सिंह को टिकट मिली, वो विधायक भी बने और नायब सैनी के मंत्रिमंडल में खेल मंत्री के पद पर भी रहे, खेल मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला। लेकिन अब जो है बीजेपी ने अपने मंत्री की टिकट काटी और उसका बड़ा झटका, बड़ा आघात संजय सिंह को पहुंचा है। संजय सिंह ने अब बीजेपी से बगावत करके अपने समर्थकों की बैठक बुलाई और कहीं ना कहीं फैसला किया है और कुछ कुछ मन भी देखने को मिला है कि संजय सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर संजय सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यहां पर तेजपाल तंवर का इस बार जीत पाना मुश्किल हो सकता है। बात की जाए डबवाली सीट की, जहां पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन यहां से बीजेपी के नेता रहे हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन आदित्य चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, चेयरमैनी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि माना जा रहा है आदित्य चौटाला दबाव बना रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट वितरण में डबवाली सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया, पहली सूची में डबवाली सीट का नाम नहीं आया, तो यहां पर बीजेपी जो है उनका टिकट काटकर किसी अन्य को दे सकती है। आदित्य चौटाला को यह लग रहा है कि उनको बीजेपी जो है चुनाव लड़ने का मौका नहीं देगी, इसीलिए चेयरमैनी छोड़कर उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास किया ताकि भाजपा उनको नजरअंदाज ना कर सके और उनके ऊपर पूरा ध्यान रहे। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि अगर आदित्य चौटाला की टिकट कटती है, आदित्य चौटाला को भाजपा टिकट नहीं देती, तो वो इनेलो बीएसपी गठबंधन से भी चुनाव लड़ सकते हैं और यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं डबवाली सीट पर बीजेपी एक बार फिर गोता खा सकती है। इसके बाद बात करेंगे उन 4 सीटों की जिन पर सबसे जबरदस्त घमासान देखने को मिला टिकट मिलने के बाद। सबसे पहली सीट सोनीपत। सोनीपत में पूर्व मंत्री रही कविता जैन फूट फूट कर अपने समर्थकों के बीच रोई जब उनकी टिकट कट गई और कुछ समय पहले ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए निखिल मदान को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि इसके साथ ही
सोनीपत सीट के ऊपर बीजेपी के अनेक पदाधिकारियों ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया जब पता चला कि कविता जैन की टिकट कट चुकी है। और कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा और कविता जैन के द्वारा भाजपा को चेतावनी दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द ही 2-4 रोज में ही अगर सोनीपत सीट पर प्रत्याशी नहीं बदला गया, उम्मीदवार को चेंज नहीं किया गया, तो यहां पर खुली बगावत होगी और एक बार फिर 2019 की तर्ज पर सोनीपत की सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं कविता जैन, जो कि भाजपा की बड़ी नेत्री रही हैं और बड़े जो है लंबे समय से बीजेपी को मजबूती देने का काम करती रही हैं, 2014 में विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी, 2019 में उनको टिकट मिला लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई और इस बार भाजपा ने उनकी टिकट काट दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका बड़ा दुख कविता जैन को लगा और उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे भवानीखेड़ा की, जहां पर विशंबर वाल्मीकि नायब सैनिक मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और 2014 के बाद 2019 में भी लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। इस बार उनकी टिकट कट गई, मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए, पावर भी मिली, लेकिन उस पावर का कोई फायदा उनको टिकट वितरण के समय नहीं मिल पाया और उनकी टिकट काटकर यहां पर कपूर वाल्मीकि को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब विशंबर वाल्मीकि ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, जहां पर वो अपने समर्थकों के बीच फूट फूट कर रोए और रोते हुए अपना दुखड़ा भी सुनाया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अब माना जा रहा है कि विशंबर वाल्मीकि चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर या फिर किसी अन्य दल से उतर सकते हैं और यहां पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि विशंबर वाल्मीकि के अलावा अन्य जो बीजेपी टिकट के दावेदार थे, जिसमें सतीश बड़सी माजरा का भी मुख्य नाम था, वो भी कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते, क्योंकि बड़सी माजरा के अंतर्गत कई गांव आते हैं, उनका एक सार्वजनिक चबूतरा लगता है, सार्वजनिक एक खाप है जो सामाजिक तौर पर सतीश बड़सी को चुनावी मैदान में उतारकर समर्थन दे सकती। तो ऐसे में भवानीखेड़ा सीट जो 2014 से लगातार बीजेपी की सीट रही है, वहां पर बीजेपी इस बार गोता खा सकती है, चुनावी मैदान में हार का मुंह देख सकती है। इसके बाद बात करेंगे तोशाम सीट, किरण चौधरी का गढ़। किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई अपनी बेटी के साथ, जिनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा और उनकी बेटी को चुनावी मैदान में टिकट देकर उतार दिया। लेकिन यहां पर जिस नेता की टिकट कटी, वो अपने समर्थकों के बीच फूट फूट कर रोए और साथ ही बड़ी पंचायत करके बड़ा फैसला लेने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने छोटी पंचायत अपने समर्थकों की रखी थी, जिसमें उन्होंने खुलकर बीजेपी की बगावत की नाराजगी जाहिर की और किरण चौधरी को भी खरी खोटी सुनाई, श्रुति चौधरी को भी खूब जमकर लताड़ा। और ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शशि रंजन परमार, जो कि राजपूत नेता हैं, चूंकि तोशाम सीट पर भी राजपूतों के अच्छे खासे वोट हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो चुनावी मैदान में उतरे तो राजपूत वोट बैंक टूटेगा और अगर राजपूत वोट बैंक टूटा तो बीजेपी का जीत पाना, श्रुति चौधरी का जीत पाना यहां पर मुश्किल हो जाएगा और श्रुति चौधरी कहीं ना कहीं इस बार इस सीट पर हार का मुंह देख सकती हैं। हालांकि श्रुति चौधरी कांग्रेस की सांसद रह चुकी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनकी माता को, किरण चौधरी को, बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा और उनको टिकट भी मिल गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेता लगातार बीजेपी से पिछले 5 सालों से टिकट की मांग करते रहे हैं, मैदान में उतरकर धरातल पर मेहनत करते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐन मौके पर किनारे करना, दरकिनार करना, नजरअंदाज करना बीजेपी को अब भारी पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे अंतिम सीट, जहां पर खुली बगावत भाजपा की हुई, पृथला। दीपक डागर ने यहां पर बीजेपी की खुली बगावत करती अपने समर्थकों के बीच फूट फूट कर रोए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का भी ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी ने टेकचंद शर्मा को टिकट देने का काम किया, जिसके बाद दीपक शर्मा ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, उसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहीं ना कहीं अपना दुखड़ा भी रोया, उनका दुख दर्द छलक उठा। लेकिन कहीं ना कहीं अब यह आवाज उठने लगी कि टेकचंद शर्मा, जो कि एक बाहरी उम्मीदवार हैं, उसको टिकट देकर बीजेपी ने बड़ी गलती की है। जो सीट पिछली बार भी बीजेपी ने गलत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर खो दी थी और 2019 में अगर नैनपाल रावत को बीजेपी टिकट देती तो उनका जीतना तय था। हालांकि नैनपाल रावत को बीजेपी ने टिकट नहीं दी पृथला विधानसभा से, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक भी बन गए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक बार फिर बीजेपी ने टेकचंद शर्मा को टिकट देकर चुनावी मैदान में पारा बढ़ा दिया है और यहां पर अब बगावत भी देखने को मिल सकती है। हालांकि नैनपाल रावत निर्दलीय चुनावी मैदान में फिर आते हैं, तो साथ ही अगर दीपक डागर भी निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का जीत पाना इस बार भी सीट पर मुश्किल हो जाएगा। ये वो 26 सीटें जहां पर बीजेपी अपनी हार के समीकरण
बदलने में लगी है। आपको फिर बता दें कि पृथला विधानसभा सीट, तोसाम विधानसभा सीट, बवानीखेड़ा, सोनीपत, डबवाली, सोहना, गढ़ी सांपला, किलोई, इसराना, समालखा, मुलाना, थानेसर और इसके अलावा पिहोवा सीट, बेरी सीट, गुड़गांवा, फरीदाबाद, गुड़गांवा सीट, सफीदो सीट, कोसली की सीट, रेवाड़ी की सीट, बरवाला, बाढ़ा, अटेली, उकलाना, महम, रतिया, रादौर, रानिया और हिसार। ये वो 26 सीटें जहां पर बीजेपी का माहौल चरमरा चुका है। बीजेपी के सामने अब हार की नौबत आ चुकी है। बीजेपी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं भय के साए में हैं कि इस बार उनकी लुटिया डूबनी तय हो चुकी है। तो ऐसे में कहना कि बीजेपी यहां पर क्या कुछ परिवर्तन करती है, क्या प्रत्याशी बदले जाएंगे या फिर बीजेपी जो है इन्हीं प्रत्याशियों के दम पर चुनावी मैदान फतेह करने का सपना देख रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो बीजेपी का यह सपना बहुत जल्द टूट सकता है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशियों के सामने बीजेपी के ही नेता चुनावी मैदान में उतरने का काम करेंगे, खुली बगावत करेंगे, खिलाफत करेंगे और बीजेपी को अपने अपने हलकों में मात देने का काम करेंगे। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, क्या इन 26 सीटों पर बीजेपी कोई सीट निकाल सकती है या फिर बीजेपी का सभी 26 के 26 सीटों पर बंटाधार होने वाला है, लुटिया डूबने वाली है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।